Hello, beta. So, beta, we are doing the chapter number 1 of your chemistry. That is some basic concepts of chemistry. ठीक है? So, बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर में काफी ज्यादा कंसेप्ट्स जो हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो इवन इन you have already studied those concepts in the previous classes like 9th or 10th also, like matter and its classification, properties of matter and their measurement, ठीक है? And the other topics that we discuss are uncertainty in principle, in which we studied about scientific notation, significant figures, accuracy and precision, clear dimensional analysis, that is unit conversions. ठीक है, यूनिट कन्वर्जन मेथड यू कैन से द मेथड्स यूज्ड टू कन्वर्ट one system of units into other system of units. So beta, going with the same chapter, we are now going to start another topic of this unit, which you have already studied in the 10th class, that is mole concept. This is the topic you have already studied in the 10th class, but at that particular stage, you only discuss the basic about the mole concept. You are not at that stage. You are not made to do the detailed description or the detailed study of the mole concept. In your 10th standard, you studied just a definition or some simple numerical problems related to the mole concept. So today in this, that is in +1 standard, the mole concept has little bit elaborated concept along with those which we studied in the 10th standard. जितना हम लोगों ने 10th standard में किया हुआ है बेटा, उससे थोड़ा सा यहाँ पे अब और ज़्यादा एलैबोरेशंस करेंगे हम, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ी और लेवल उनका थोड़ा सा और अप होगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे अब +1 स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में जो आपके पास मूल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में, वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, लेकिन +1 स्टैंडर्ड में थोड़े से एडवांस्ड होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आईसीएसई बोर्ड में जो मोल कंसेप्ट आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से 10th करके आते हैं, उन बच्चों ने कुछ एडवांस्ड कैलकुलेशंस की होती हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में वो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से एडवांस्ड कैलकुलेशंस वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। एक्चुअली बेटा होता क्या है केमिकल साइंसेस में, आपको पता है हम लोग डील करते हैं विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल स्पीशीज। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं ये, और इनकी एक वेरी स्मॉल अमाउंट भी जो होती है दैट कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ those particular species। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम्स की भी बात करते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी बात करते हैं, तो उनमें अगर हम नंबर्स देखें, उस पर्टिकुलर अमाउंट में नंबर देखें, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो उस से रिलेटेड इतने लार्ज नंबर को लेकर कैलकुलेशंस करनी और देन स्टडी करना, it becomes little bit difficult। तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट मेथड अप्लाई किया गया, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। जैसे हम अभी पिछले वीडियोस में आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था, तो साइंटिफिक नोटेशन भी वही है, लार्ज कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए हम वो नोटेशन यूज करते हैं टू जस्ट रिमूव द अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो मोल टर्म है, मोल बेटा रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। जैसे आप लोगों ने 7 बेसिक यूनिट्स करके आए हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स,
एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो आप लोगों ने किए हैं, वहां पे एक किया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मोल में, ठीक है, MOL, मोल। स्मॉल n से उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल n। तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वहां पे जो एक एसआई यूनिट हमने डिस्क्राइब किया, एसआई दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्कस किया, ये वही फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज इसमें उसी को डिस्कस किया जाता है अंडर द कंसेप्ट मोल कंसेप्ट। क्यों जरूरत पड़ी? जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस involving amount of those species, microscopic species like atoms, molecules, ions, etc., etc. Make them easier. Calculations becomes easier when we use the term mole concept for describing the amount of those particular microscopic species. ठीक है क्या है एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड यू कैन से एक स्टैंडर्ड फैक्टर प्रोवाइड करवाया गया है बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। जिस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कुछ फैक्टर्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डजन एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, स्कोर यूज करते हैं, सेंट यूज करते हैं। ये जो वर्ड्स मैं नाम ले रहा हूं कौन कौन से, डजन, स्कोर, सेंट, ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में रिप्रेजेंट करने का एक वे है, जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट अ लार्ज क्वांटिटी इनटू सिंपलर वन, ठीक है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल 1 डजन मैं बोल रहा हूं, तो 1 डजन डायरेक्टली रेफर्स टू 12 आर्टिकल्स, ठीक बेटो। 12 आर्टिकल्स मींस एक जो डजन होगी, 1 डजन होगी, दैट इंक्लूड्स 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स any type of article, like it may be bananas, it may be notebooks, it may be pencils, pens, etc., etc. 1 dozen. How it makes the calculation easier? Because if we take 12, then for example we use 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen, 4 dozen, 10 dozen, ठीक है। आप लोग शॉप पे जा रहे हो, आप सीधा बोलते हो मुझे 10 डजन बनानास दे दीजिए, 10 दर्जन केले चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अब ऐसे तो सीधे सिंपली मांग लेते हैं हम 10 डजन दे दो जी, ठीक है, नोटबुक्स लेनी है, पेन लेनी है, 10 डजन दे दो। लेकिन जब आप मान लो डजन वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो उस केस में वो एक लार्ज नंबर हम यूज करेंगे, एक लार्ज नंबर यूज करना पड़ेगा। 10 डजन मींस टू से 120 आर्टिकल्स, ठीक है, 120 ऑब्जेक्ट्स को वहां पे लेकर आना पड़ेगा उस केस में। तो 120 एक लार्जर नंबर बन जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 10। मींस कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, इजियर हो जाती है। क्या हो जाती है? इजियर। सेकेंडली रिप्रेजेंटेशन इजियर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से स्कोर वर्ड जो होता है, स्कोर SCORE, जैसे 1 डजन हो गया, 1 डजन फॉर किसके लिए, 12 के लिए। 1 डजन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी 1 डजन है वो 12 के इक्वल होता है, वी नो दिस थिंग। इसी तरह से एक स्कोर होता है, जो 1 स्कोर होता है SCORE, शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। 1 स्कोर जो होता है वो 20 के इक्वल होता है, 20। 1 स्कोर ऑफ एनीथिंग इज 20, वो 20 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इस तरह से सेंट वर्ड होता है, 1 सेंट। 1 सेंट जो होता है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। आपने वर्ड सुना होगा सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। सेंचुरी वर्ड कहां से प्रोड्यूस हुआ? यहां से, सेंट से, दैट इज 100, ठीक है। हाउ मेनी सेंचुरीज आर देयर विद सचिन तेंदुलकर? कितनी सेंचुरीज लगाई हैं सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल लेवल पे? वो वाली केस, तो सेंट वर्ड 100 से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड यूज करते हैं हम, जैसे ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेकेड,
ब्रैकेट यूज करते हैं ना, DECADE डेकेड, इसका मतलब होता है 10, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड होते हैं ना, ये वो वाली चीज। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एक सिंपलेस्ट यू कैन से कुछ टर्म्स यूज करते हैं which conclude a number of objects, ठीक है, एक लार्ज नंबर को जो कंक्लूड कर देते हैं स्मॉल में, जिसको हम बोलते हैं ना गागर में सागर भरना, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी चीज है उसको छोटे से पोर्शन में निपटा देना, कबड़ी के भरना, वो उस तरह से। तो ये सिंपल वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ये टर्म्स यूज की जा रही हैं, एक तरह से ये लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं और बाद में जाके ये कैलकुलेशंस को इजियर बना देती हैं। क्या बना देती हैं? इजियर, ठीक है बेटा। इसी तरह से जब हम केमिकल साइंसेस की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें डील करना पड़ता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्पीशीज के साथ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगी, गिवन अमाउंट ऑफ एनीथिंग, चाहे एटम ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें या आयंस ले लें, वो एक स्मॉलेस्ट अमाउंट भी अगर लेकर चलेंगे तो वहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होगी उसमें। नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट इज वेरी वेरी लार्ज। तो उस लार्ज नंबर को स्मॉलेस्ट वे से रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथोडोलॉजी दी गई जिसको हमने नाम दिया मोल, ठीक है। तो इसके लिए मोल के लिए क्या चाहिए था? एक स्टैंडर्ड चाहिए था, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन कह सकते हो एक। तो इसको कैसे, किस तरह से डिफाइन किया गया कि 1 मोल is the amount of anything, amount of anything, anything means microscopic particle, atoms, molecules, ions or anything, amount of a substance that contains as many particles as entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope of carbon atom। मीन्स जो स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, स्टैंडर्ड किसको माना गया? C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम को माना गया बेटा। और आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी करके आए हैं हम लोग कि काफी चीजों को डिफाइन करने के लिए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्पेशली किसको यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट? किसको यूज किया जाता है? कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। 3 आइसोटोप होते हैं ना कार्बन एटम के, कौन कौन से? C12, C13 और C14। तो C12 को यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स एग्जैक्टनेस की वजह से। यहाँ पे इसका जो मास होता है, ठीक है, स्टडीज में ये पाया गया इट हैज एग्जैक्ट वैल्यू होती है, फ्रैक्शंस में नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसको कार्बन 12 को कंज्यूम एज्यूम किया जाता है। Especially it is present in almost all the species present in this universe, ठीक है। कम से almost all the species में C12 आइसोटोप ही largely पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। तो 1 मोल ऑफ स्पीशीज को किस तरह से डिफाइन किया गया? यू कैन राइट द डेफिनेशन लाइक 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल is the amount of substance. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles और एंटिटीज, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स ही रहने दो, एक सिंगल ही लेकर चलो। as many particles as there are present in
12 ग्राम कितने होते हैं? 0.012 किलोग्राम। क्लियर? स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंगे। 12 ग्राम ऑफ C12, आप इसको C12 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो। C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, या कार्बन सीधा लिख सकते हैं, C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक बेटा, ये है आपके पास 1 मोल की डेफिनेशन। ठीक है, नाउ स्टडीज में ये पाया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ एटम्स की बात करें C12 आइसोटोप में, ठीक है, C12 दैट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन आइसोटोप जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ एटम पाए गए हैं दैट आर 6.022 into 10⁻23 होते हैं। जो 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं दे आर 6.022 into 10⁻23 या 6.023 भी ले लेते हैं into 10। कैसे? इस तरह से that 1 mole of a substance always contain the same number of entities or particles no matter what the substance may be। जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया ना कि 1 डजन, तो 1 डजन ऑफ एनीथिंग कुछ भी है, तो 1 डजन चाहे वो कुछ भी है वो किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे ले सकते हो, एनीवन। इसी तरह से 1 मोल ऑफ एनीथिंग कुछ भी है वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल ही होएगा, दैट इज एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर प्रेजेंट इन C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन आइसोटोप 1 मोल ऑफ एटम ले लेंगे वो पार्टिकल एटम बन जाएंगे, 1 मोल ऑफ आयंस ले लेंगे 1 मोल ऑफ दैट इज आयंस कंसीडर हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उस तरह से। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर, अगर जो हमारे पास नंबर आता है ये वाला C12 और 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में हम क्या कंसीडर करते हैं? द मास ऑफ C12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक हमारे पास ये ऑपरेटर्स होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर मेथड होता है, इसके विद रिस्पेक्ट टू हम C12 एटम का मास आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एक C12 एटम का, C12 आइसोटोप के एक कार्बन एटम का मास and which is found to be equal to mass of an atom of C12 isotope। ये आपके पास होता है 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, एक कार्बन का मास होता है ये, एक कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप के एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? ठीक है, इट वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इतना हो गया। नोइंग 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन weighing which weighs 12 ग्राम। द नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम weighing 12 ग्राम can have number of atoms। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट कैन बी गिवन एज, इट इज इक्वल टू मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है ये का, इट इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक, पर मोल ऑफ कार्बन एटम C12 आइसोटोप पे होगा आपका, डिवाइडेड बाय मास दैट इज 1.992648 ये वाला into 10⁻⁻23
ग्राम पर C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना बन जाता है जब आप इसको आप सॉल्व करते हो, तो ये आपके पास बन जाते हैं, इट इज इक्वल टू 6.0222137 into 10⁻23 एटम्स पर मोल, मतलब 1 मोल में इतने एटम्स बनते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में, जो कार्बन कौन सा C12 आइसोटोप ऑफ एटम में द नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो रहते हैं 6.022 into 10⁻23। यहाँ पे 22137 है, तो कई बार इसको कई बुक्स में इसको हम लोग 6.023 into 10⁻23 भी ले लेते हैं पर मोल। ठीक है, या फिर 6.022 भी कह देते हैं। और ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर। ये ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स as many as present in 12 ग्राम of C12 isotope of carbon atom कितने हुए, 6.023 into 10⁻23 atom means 1 mole of anything, 1 mole of anything will be equal to 6.023 into 10⁻23 atom। अगर 1 mole of atom की बात कर रहे हैं तो कितने एटम आएंगे, 1 mole of आयंस की बात कर रहे हैं ये आएंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो भी यही रहेगा। मींस नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे 1 डजन ऑलवेज रिमेन्स 12, इस तरह से 1 मोल ऑलवेज रिमेन्स 6.023 into 10⁻23। अगर एटम्स की बात हो रही है तो एटम्स लगा देंगे, अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बेटो, ये है आपके पास 1 मोल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर, और Na के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N स्मॉल a, एमिडियो एवोगैड्रो। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो एवोगैड्रो लॉ था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी जिसको बोला जाता है, दैट इज। ठीक है जी, तो ये है आपके पास। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, जब भी आपको बोला जाएगा 1 मोल ऑफ एनीथिंग, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर ली जाए तो 1 mole of hydrogen atom will be this number of atoms, 1 mole of oxygen this number of atoms। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अगर एटम्स की बात हो रही है तो इतने एटम्स आ जाएंगे। मतलब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, एंड इट इज द वन ऑफ द बेसिक यूनिट है, ये बेसिक SI यूनिट। ठीक है, which we studied earlier। ठीक है, पहले हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। इस तरह से हम लोग ये पूरा कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसको आपने एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना थॉरोली। ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में, फिर हम आगे वाला कंसेप्ट दैट इज द मोलर मास डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। सो उसके बाद हम रिलेट करेंगे हाउ मोल इज रिलेटेड विद द मोलर मास, रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड मोलर मास की टर्म्स में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटू, इसको अच्छी तरह से एक बार स्टडी कर लेना बेटा।